बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस प्राइम टाइम डिबेट में, जिसमें अब समय हो गया है देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य गुजरात में होने जा रहे चुनाव पर चर्चा का। और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ, अमल सिन्हा बीजेपी के नेता और इसके अलावा हरीश भारद्वाज नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ। गुजरात में एक इलाका है सौराष्ट्र, और इसके बारे में हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते होंगे। ये एक ऐसा इलाका है जो गुजरात की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सौराष्ट्र की स्थिति क्या है, सौराष्ट्र के मुद्दे क्या हैं, आज इस प्राइम टाइम डिबेट में हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। गुजरात के चुनाव की पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि भाजपा की सरकार लगातार 3 चरणों से गुजरात में कायम है। सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए गुजरात में सेंध लगाना खासा मुश्किल हो गया है। आजादी के बाद से ही पूरे देश में और गुजरात में भी कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन दशकों पूर्व गुजरात में हुकूमत करने वाली कांग्रेस के लिए पनघट की डगर कठिन होती जा रही है। गुजरात में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस को सौराष्ट्र में अपनी मजबूत पकड़ बनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने सौराष्ट्र से अपना एक विश्वसनीय सिपाही नरहरि अमीन को खो दिया है। क्योंकि उनका आरोप था कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने टिकट देने से मना कर दिया, जिससे अमीन ने बागी तेवर अपनाते हुए यह फैसला लिया। उनका यह भी आरोप था कि कांग्रेस ने हमेशा ही परिवारवाद की परंपरा का पालन किया है। यहाँ तक कि दलितों के लिए काम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पहले उसने राजीव गांधी को भारत रत्न प्रदान किया। पहले चरण में 87 सीटों पर चुनाव होनी है। इसमें से कांग्रेस आला कमान ने केवल 22 प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है। हालांकि राज्य कांग्रेस कमेटी के सूत्रों ने अपने स्तर पर 65 अन्य प्रत्याशियों को टिकट देने का दावा किया है, जबकि भाजपा व जीपीपी ने 87 व एनसीपी ने 3 प्रत्याशियों को उतारा है। राज्य की कुल 182 सीटों में से कांग्रेस केवल 173 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी कांग्रेस के साथ समझौते के तहत 9 सीटों पर। सभी पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष की आग पहले चरण में विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब तक 87 सीटों पर 1534 लोगों ने पर्चे भरे हैं। कांग्रेस और भाजपा में तो बगावत है ही, एनसीपी भी पीछे नहीं। इस सूरत में एनसीपी के अनेक कार्यकर्ताओं ने नामांकन के पर्चे भरे हैं। बगावत के सबसे ज्यादा मामले सूरत के 16 सीटों पर हैं। गुजरात के चुनाव ने पूरे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। चुनाव ने सर्दी के इस कपकपाते मौसम में भी देश के कद्दावर नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित कई पार्टियों के द्वारा स्टार प्रचारकों की पूरी फौज गुजरात के चुनाव मैदान में उतार दिए गए हैं। सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में अपने अपने तरीके से अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे मोदी को इस चुनाव में हैट्रिक लगाने से रोक पाएंगे, या फिर मोदी का विजय रथ सबको रौंदता हुआ राजनीति का एक स्वर्णिम इतिहास लिख देगा। सौराष्ट्र की बात आपने समझी कि सौराष्ट्र की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सीटें कितनी हैं और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पे स्थिति क्या है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, उनके नेता यहां पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि कमजोर वही है वहां पे और लगातार कई दिनों से चुनाव हार रहे हैं। तो फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं हरीश जी, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। जो कह रहे हैं इस बात से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसलिए पिछला 17 साल जो है आप वहां पे सरकार नहीं बना पाए, तो बताइए मैं क्या कहूं। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों से एक भय का, आतंक का माहौल गुजरात के अंदर फैला रखा है, जिस प्रकार से लोगों के अंदर भय और डर पैदा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पर लोग पिछले चुनावों में भ्रमित होते रहे। और इस बार कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से ये विश्वास है कि ये जो भय का वातावरण है वो बिल्कुल खत्म होगा और कहीं ना कहीं पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ अब की बार इस चुनाव को जीतने जा रही है। जी, अमन सिन्हा जी की बात सुन लेते हैं। अमन जी। हाँ शुक्ला जी, देखिए ऐसा है कि गुजरात जी थोड़ा सा टाइम लैग है, मुझे लगता है कुछ टाइम लैग है बोलने में और आवाज पहुंचने में आप तक। शुक्ला जी, गुजरात इंडिपेंडेंस के बाद पहला ऐसा राज्य है जिसने पिछले विगत 10 वर्षों में 10% से ज्यादा उसका कंसिस्टेंटली हर साल ग्रोथ रेट रहा है। और ये खाली एक किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, कृषि के सेक्टर में, सर्विसेज के सेक्टर में
और इंडस्ट्री, तीनों सेक्टर्स में कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर ग्रोथ रेट रहा है, जो कि आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कोई इसकी कल्पना कर भी नहीं सकता था और कोई इसके पास पहुंच भी नहीं पाया। जब इतनी ग्रोथ पर कैपिटा इनकम जो है, 1 मिनट पहले बोल देने दीजिए फिर करेक्ट। जी बोले। पर कैपिटा इनकम जो है गुजरात की पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ी है, देश की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। ये सब पैरामीटर्स जो हैं, अगर ये पूरे प्रदेश के पैरामीटर्स हैं जो कि प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, तो जब ये पैरामीटर्स हैं तो प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, ये तो सर्वविदित है। और जो गुजरात जाके देख रहा है वो उसको खुद इस बात का आभास हो जाएगा। और हमारे कांग्रेस के मित्र तो यही राग अलाप रहे हैं कि भय का राज है, आतंक का राज है। पिछले 2 चुनाव भी पास कहने के लिए कुछ सकारात्मक है ही नहीं। तो अब परिणाम आएंगे, तब तक ये लोग अपना जो कुछ बोलना है थोड़ा बहुत बोल लें, फिर चुप रहेंगे। बोलिए। अमन जी ने खुद ही आपको कह दिया कि परिणाम आने तक आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ठोस बोलिए। जेटली जी ने बहुत अच्छे से कॉइन किया, जी इलेक्टोरल टूरिज्म। देखिए, मैं यहां पर आदरणीय सिन्हा साहब से कहना चाहता हूं कि जो 1960 में गुजरात प्रदेश का गठन हुआ था, वो बॉम्बे स्टेट का एक हिस्सा हुआ करता था। 1960 से लेकर के 1980 तक गुजरात की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो 10% या इससे अधिक रही है। 1976 और 77 में तो ये 28.5% तक चली गई थी। और जहां तक मोदी की ग्रोथ की बात की आदरणीय सिन्हा जी बात कर रहे हैं, देखिए गुजरात हमेशा से एक विकसित राज्य रहा है। यहां पर सूरत के अंदर अगर डायमंड का विश्व में सबसे बड़ा काम है, सूरत के अंदर कहीं टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कारोबार है, बड़ौदा के अंदर कहीं इंजन बनाने का सबसे बड़ा काम है, और अगर जामनगर के अंदर रिफाइनरी का काम है। गुजरात के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो बहुत सारे लौह अयस्क गुजरात के अंदर ही पैदा होते हैं। ये गुजरात की जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी जो संरचना है, वो कहीं ना कहीं से इस प्रकार से है कि गुजरात हमेशा से विकसित और अच्छा समृद्ध राज्य रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था और योगदान है। और जहां तक मोदी की बात है, मोदी की जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं आदरणीय सिन्हा जी, वहां पर लोगों के अंदर जो बहुत अमीर लोग थे, जो उद्योगपति वहां पर पहुंचे हैं, उनकी इनकम तो बड़ी है, लेकिन जो गरीब किसान मजदूर है, वो आज भी